हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास वो है 12th बोर्ड के युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि युग्मक जनन है वो क्या होता है। तो नाम से स्पष्ट है, युग्मक और जनन। जनन यानी कि किसी चीज का उत्पन्न होना, और यहाँ पर युग्मक तो युग्मकों का निर्माण होना, यानी कि जब मनुष्य के अंदर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक है वो अंडाणु होता है। तो उसका निर्माण है वो किस प्रकार से है, वो नर व मादाओं में होता है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बेसिकली आज की इस क्लास के अंदर, यानी कि यह क्लास है वो नर युग्मक जनन पर होगी एक प्रकार से, यानी कि मेल गेमेटोजेनेसिस, या इसको कहते हैं शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। यानी जो नर के अंदर युग्मक जनन होता है उसको शुक्र जनन कहा जाता है, जिसके दौरान नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसको सपर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, सपर्मियोजेनेसिस या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। तो इस क्लास में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली हम सबसे पहले बात करें शुक्र जनन। तो जो पीजीसी या आद्य जनन कोशिकाएं होती है, आद्य जनन कोशिकाएं, ये कोशिकाएं होती है वो जो जनन उपकला स्तर होता है, हमने पढ़ा था दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो वर्षण का जो पाली ऐसी त्रिभुजाकार पालियां होती है, उनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है लेटिव कोशिकाएं, लेटिव कोशिकाएं, सक्रिय कोशिकाएं पाई जाती है। और इसके अलावा जो जनन उपकला स्तर की शुक्राणुजन्य कोशिकाएं होती है, जो वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, इन शुक्राणुजन्य कोशिकाओं या पीजीसी कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसको शुक्र जनन कहा जाता है। तो इसकी क्रिया, इस शुक्र जनन की क्रिया वो कई चरणों में विभक्त होती है, यानी कई चरणों में वो शुक्र जनन की क्रिया पूर्ण होती है, जिसका हम बारी बारी से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक ग्राफ के आधार पर पढ़ते हैं कि यह किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य के जो शुक्र जनन या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वो 74 डेज में पूर्ण होती है, यानी कि 74 दिनों में वो शुक्राणु बनकर तैयार होता है। तो ये किस प्रकार से होता है, यह दो चरणों में पूर्ण होती है। पहली होती है सपर्मेटिड का निर्माण, सपर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी, इनको शुक्राणु पूर्वी कहा जाता है, शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण। तो दूसरा होता है कायांतरण या शुक्र कायांतरण कहा जाता है, कायांतरण या इंग्लिश में कहा जाता है सपर्मियोजेनेसिस। ठीक है, सपर्मियोजेनेसिस। तो हम पहले पढ़ते हैं सपर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो एक ग्राफ के आधार पर पढ़े तो हम इनको मिटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई आद्य जनन कोशिका या पीजीसी होती है, पीजीसी हम इधर इसको कर सकते हैं, मतलब जनन उपकला स्तर में, जनन उपकला स्तर की एक पीजीसी कोशिका या आद्य जनन कोशिका है, उसके द्वारा शुक्राणु बनता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जनन उपकला या आद्य जनन स्तर की जो पीजीसी कोशिका होती है वह लगातार कई समसूत्री विभाजनों द्वारा है वो कई स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे कि इसका समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है, इसका हुआ कि समसूत्री विभाजन हुआ। तो दो समसूत्री विभाजनों द्वारा है एक पीजीसी कोशिका है वो 4 स्पर्मेटोगोनिया, नाम याद रखेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, इन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। बनने वाली जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है वो द्विगुणित होती है, यह भी द्विगुणित थी, समसूत्री विभाजन हुआ है तो द्विगुणित होगी, समझ रहे हैं आप बात को। तो द्विगुणित होती है ये सभी, ठीक है, यानी कि पीजीसी कोशिका है वो अनेक समसूत्री विभाजनों द्वारा है वो 4 स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं का निर्माण करती है, इनको स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं कहा जाता है। और इस अवधि को गुणन कहा जाता है, गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। अगर आपको निबंधात्मक में पूछ किया जाए, अधिकतर पूछा जाता है शुक्र जनन या अंड जनन में से एक पूछा जाता है, तो निबंधात्मक में पूछा जाए तो आप इस ग्राफ को याद कर कर
पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, 1-1.5 पेज पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हो गया गुणन प्रावस्था में आप इसका कितनी लाइनें बना सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और नेक्स्ट आती है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ प्रावस्था में क्या होता है कि जो 4 स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं बनी थी, इनमें से कोई एक, जैसे कि ये वाली है, वह अपना आकार बड़ा कर लेती है, ठीक है। आकार बड़ा कर लेती है, आकार ऐसे तो बड़ा होगा नहीं, उसको अधिक पोषण की आवश्यकता होगी। तो अधिक पोषण की आवश्यकता करने के लिए जो जननोत्पला स्तर की जो पोषक कोशिकाएं होती है, जननोत्पला स्तर की पोषक स्तर की कोशिकाएं होती है, उनसे अधिक मात्रा में पोषण ग्रहण करती है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे इन 3 कोशिकाओं को क्या होगा, इन 3 स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं को क्या होगा। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं होती है वो अवशेष के रूप में रह जाती है, अवशेषी, और इनको बार काय के नाम से जाना जाता है। वो बाद की बात आप कह छोड़िए, ऐसा समझ ले कि कोई एक कोशिका अपना आकार बड़ा कर लेती है और अन्य तीनों नष्ट हो जाती है। आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, अभी तक इतना लेवल नहीं है 12, ठीक है। तो और यह कोशिका अभी तक द्विमुखी है, ये जो सूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन यहाँ पर नहीं हुआ है। और यह वृद्धि प्रावस्था है वो शुक्र जनन की सबसे लंबी प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था। आपको 1-1.5 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कोशिका प्रावस्था के अंदर है वो सबसे लंबी अवधि कौन सी है, तो वृद्धि प्रावस्था है, ठीक है। तो इस कोशिका के बाद क्या कहा जाएगा, जो आकार अपना बड़ा कर लेती है उसको प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसको यहाँ कर लेते हैं ऊपर, यह मतलब अपना आकार बड़ा कर लेती है, ठीक है। इसको प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहा गया है। यह प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं होती है वो आगे विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। यहाँ आप याद रखिए अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन किया तो परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी। यहाँ 2 अंक है, यहाँ केवल आयनिक, या हम कह सकते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी। तो इस अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाएगा, अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री प्रथम, या एक दूसरा नाम दिया जाता है न्यूनकारी प्रथम विभाजन, न्यूनकारी प्रथम विभाजन। यानी कि जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका होती है वह अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिसको अर्धसूत्री प्रथम विभाजन या न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 अयुग्मित कोशिकाएं बनती है। इनको द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। यानी कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा उसमें, और उसमें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, क्लियर सी बात है, ठीक है। उसके बाद ये जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है वे समसूत्री विभाजन करती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, इसके बाद समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अयुग्मित अचल समसूत्री विभाजन हुआ है, तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ हो गया है उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। तो अयुग्मित अचल गोलाकार, यानी कि अयुग्मित अचल गोलाकार, अयुग्मित अचल गोलाकार मतलब 4 अयुग्मित अचल गोलाकार संरचनाओं का निर्माण करती है। और इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, शुक्राणुपूर्वी या सपर्मेटेड। शुक्राणुपूर्वी या सपर्मेटेड कोशिकाएं। और इस प्रावस्था को, पहली प्रावस्था होगी गुणन प्रावस्था, जिसके अंतर्गत स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं बनी थी, ठीक है। उसके बाद वृद्धि प्रावस्था, और उसके बाद वाली ये प्रावस्था होती है उसको कहा जाता है परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं बाद में स्पर्मेटोसाइट बनाती है और स्पर्मेटोसाइट बाद में स्पर्मेटिड बनाती है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि 2 टाइप में पढ़ेंगे, स्पर्मेटिड कोशिकाओं का निर्माण और स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र का यांत्रण। तो इस प्रकार से हमारा स्पर्मेटिड कोशिकाओं का निर्माण है वो कंप्लीट होता है। यानी कि पीजीसी कोशिका है वो गुणन प्रावस्था में प्रवेश करती है, उसके बाद वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है वो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनाती है, और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट समसूत्री विभाजन द्वारा
यानी कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में जो होता है अर्धसूत्री, जिसको न्यूनकालिक प्रथम कहा जाता है, और द्वितीय स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री वजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित अचल गोलाकार सप्रमेटिड कोशिकाएं, हम इनको शुक्राणु नहीं कह सकते हैं, अभी तक ये शुक्राणु नहीं बनी है, केवल गोलाकार संरचना ही है बस। जबकि हम देखते हैं कि शुक्राणु है वो इतनी सी संरचना होती है, तो इनको सप्रमेटिड कहा जाता है। और शुक्राणु का पूंछ रूपी संरचना में बदलना या सप्रमेटिड कोशिकाओं का पूंछ युक्त गतिशील संरचना में बदलना है शुक्र कयांतरण कहा जाता है, और इसके बारे में हम अभी जस्ट अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो शुक्राणु पूर्वीय कोशिकाएं या सप्रमेटिड कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, उनका आगे शुक्राणु में रूपांतरण किस प्रकार से होता है। तो उस रूपांतरण को सप्रमियोजेनेसिस कहा जाता है। सप्रमियोजेनेसिस या शुक्र कयांतरण, आप इंग्लिश वाले नाम याद रखें, सप्रमियोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो इसका रूपांतरण किस प्रकार से होता है। ये जो 4 सप्रमेटिड कोशिकाएं बनी थी, तो आगे इनमें क्या होता है कि पहले तो इनका जो अतिरिक्त जीवद्री होता है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है वो कुछ बिंदुगत अध्ययन करते हैं हम, जैसे कि पहला है एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण तो हम जैसे कि देखते हैं कि ये कोई सप्रमेटिड कोशिका है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है कि कई गोलिकाएं होती है, वो एकत्रित होने लगती है, यानी कि जिस प्रकार से सप्रमेटिड है वो आगे शुक्राणु बनने में प्रारंभ करते हैं, तो उनके चारों गोलिकाएं एकत्रित होती रहती है, गोल्गी, ठीक है। और इन गोलिकाओं में वो रिक्तिकाएं पाई जाती है, जैसे कि ये कोई रिक्तिका है, ठीक है। और इन रिक्तिकाओं में एक कण पाया जाता है जिसको पूर्व एक्रोसोमल कण, रिक्तिकाओं में पाए जाने वाले कण को पूर्व एक्रोसोमल कण कहा जाता है, पूर्व एक्रोसोमल, ठीक है। तो क्या होता है कि इस प्रकार से ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है, ये रिक्तिकाएं हैं वो मिलकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है, ठीक है। ये एक बड़ी रिक्तिका बन गई, और इसमें जो अब यह पाया जाता है कण, उसको पूर्व एक्रोसोमल न कहकर एक्रोसोम कण कहा जाता है, यानी कि पूर्व हट गया एक्रोसोम, पूर्व मतलब पहले का, तो पहले का तो नया बन गया, तो उसको एक्रोसोम कण कहा जाता है, जिसका आकार बड़ा होता है, ठीक है। और जिस प्रकार से आगे यह प्रोसेस बढ़ती रहती है, तो क्या होता है कि एक अवस्था ऐसी आती है जब जो रिक्तिका की झिल्ली होती है, रिक्तिका की झिल्ली और जो केंद्र की झिल्ली होती है, वो एक्रोसोम के चारों तरफ दोहरी झिल्ली, यानी कि केंद्र झिल्ली भी हो गई और रिक्तिका की झिल्ली भी होगी, वो तो है ही रिक्तिका की झिल्ली। तो इस प्रकार से इस एक्रोसोम के चारों तरफ दोहरी झिल्ली का निर्माण होता है, और यह है वो शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण होता है, जैसे कि यह एक्रोसोम और यह दोहरी झिल्ली होगी उसकी, और यह वो शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाया जाता है। इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है। और इसमें क्या होता है कि जो एक्रोसोम कण होता है उसमें एंजाइम बने रहते हैं, अपघटनकारी एंजाइम, जैसे कि आइलुरोनिडेज एंजाइम। यह एंजाइम क्या होता है कि जब किसी अंडाणु का भेदन करता है, तो जो अंडे के आवरण होते हैं, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा, हमने पीछे पढ़े थे, आपको याद आ रहा होगा, ग्रेफिन पुटक के अंतर्गत परिपक्व ग्रेफिन पुटक है, वो एक अंडा कहलाता है, उसमें जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा के बारे में हमने पढ़ा था। तो इन दोनों आवरणों को भेदने के लिए वो आइलुरोनिडेज एंजाइम, अपघटनकारी एंजाइम को सहायता करता है, जो एक्रोसोम में पाया जाता है, ठीक है। यह तो हो गया आगे का भाग। तो शुक्राणु का मध्य भाग होता है, उसमें क्या चेंज होता है, तो जब यह वो अतिरिक्त जीवद्रव्य कोशिकाओं से बाहर निकाला जा रहा था, जैसे कि इसका निर्माण हो रहा था एक्रोसोम का, तो यहाँ से अतिरिक्त जीवद्रव्य वो बाहर निकाला जा रहा था, तो कुछ वो मध्य भाग में विस्तृत हो गया, ठीक है। जैसे कि ये आगे एक्रोसोम बन रहा था, तो कुछ जीवद्रव्य यहाँ से साइड से होकर गुजरने लगा, और इस मध्य भाग में जो जीवद्रव्य की पतली परत पाई जाती है, यह राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछा गया है, मेनचेट क्या है। तो इस जीवद्रव्य की पतली परत को मेनचेट कहा जाता है, जीवद्रव्य की पतली परत है उसको मेनचेट
इसी के साथ एक और जो अटैचेबल क्वेश्चन आता है वो ये आता है निवेदन कर्ण। निवेदन कर्ण तो क्या होता है, जो शुक्राणु होता है उसको गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था फ्रक्टोज शर्करा है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। इसके साथ ही जो शुक्राणु का मध्य भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, यानी कि मध्य भाग में कई माइटोकॉन्ड्रिया वो व्यवस्थित होते रहते हैं। तो और इन माइटोकॉन्ड्रिया को या शुक्राणु के मध्य भाग में व्यवस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को निवेदन कर्ण कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की परत निवेदन कर्ण कहलाती है। और इस पतली जीवद्रव्य की परत को मेनचेट कहा जाता है। यहाँ पर दो परतें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की और जीवद्रव्य की। जीवद्रव्य वाली परत मेनचेट और माइटोकॉन्ड्रिया वाली निवेदन कर्ण, ठीक है। उसके साथ ही जो तारक काय होता है, तारक काय, इस तारक काय के विभाजन से तारक केंद्र बनते हैं। तारक केंद्र बनते हैं जिनको समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र कहा जाता है। समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र, ठीक है। तो जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है ना, दूरस्थ तारक केंद्र, जैसे कि ये कोई शुक्राणु है, तो जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है ना वह शुक्राणु की पुंज का निर्माण करता है। और समीपस्थ तारक केंद्र है वो शुक्राणु की गिरवा का निर्माण करता है, ठीक है। दूरस्थ तारक केंद्र से है वो शुक्राणु का पुंज का निर्माण होता है। फ्लैजिला रूपी पुंज होती है इसकी, ठीक है, फ्लैजिला, जिससे गति संभव होती है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो सप्लीमेंटेड कोशिकाएं थी उनका पहले तो एक्रोसोम का निर्माण हुआ सबसे पहले, उसके बाद मध्य भाग का और अंत में। इस प्रकार से क्रमागत रूप से सप्लीमेंटेड कोशिकाओं का शुक्राणु में बदलना सप्लीमियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण कहलाता है। इसको हमने कुछ टॉपिक्स में पाठ पर पढ़ लिया। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं, निवेदन कर्ण, मेनचेट और एक्रोसोम का निर्माण या एक्रोसोम में कौन सा अपघटनकारी पदार्थ भरा रहता है, हाइलुरोनिडेज, ठीक है। तो अब शुक्राणु का निर्माण हो गया है। और इसके अलावा हम बात करें कि जो अभी ये शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ स्थित रहते हैं, यानी कि कहाँ पर इनका भंडारण किया जाता है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो वृषण में वो जो सर्टोली कोशिकाएं होती है उनके कार्य होते हैं। आप याद कीजिए, सर्टोली कोशिकाओं के हमने कार्य पढ़े थे। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनको आलंबक कोशिकाएं कहा जाता है हिंदी में। तो ये जो शुक्र कायांतरण के पश्चात शुक्राणु बनी है ना, वो इन सर्टोली कोशिकाओं में वो धसी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। और इसके अलावा हम बात करें कि जो शुक्राणु होती है वो किन अवस्थाओं से प्रभावित रहती है, या शुक्र जनन की क्रिया वो किन अवस्थाओं से प्रभावित रहती है। तो तापमान, पोषण या भोजन, और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो होती है हार्मोन। तापमान मतलब कि जो अधिक तापमान में और भोजन की कमी में शुक्राणु है वो मतलब कि 50 से 60 मिनट ही इनका जीवन है। परंतु जो शीत भंडारण की अवस्था होती है वहाँ पर इन शुक्राणु का है वो अधिक समय तक स्टोरेज किया जा सकता है, शीत भंडारण या क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनल नियंत्रण है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि हार्मोन है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित होता है GHRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यह हार्मोन है वो FSH और LH को प्रेरित करता है, यानी कि हाइपोथैलेमस GNHRH को स्रावित करता है। और यहाँ पर एक और ग्रंथि आ जाती है बीच में, पीयूष ग्रंथि, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ऊतक उद्दीपन हार्मोन या FSH हार्मोन के स्रावण के लिए, ठीक है। FSH हार्मोन और LH हार्मोन के प्रेरण के पश्चात LH हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। और FSH हार्मोन है वो एक ऐसी क्रिया उत्पन्न करता है जिससे कि शुक्र जनन है वो प्रेरित होता है, यानी कि शुक्र जनन, टेस्टोस्टेरोन और उसके पश्चात है वो शुक्राणु का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से बात करें तो हाइपोथैलेमस या पीयूष ग्रंथि है वो शुक्र जनन पर हार्मोनल नियंत्रण